हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन जो भी है वो डिटेल नाम के साथ में बताएं। Okay, my name is Bernard Duvernay. I come from Switzerland. I know India for a very long time because I'm working in India as a consultant for the race course and the stud farms, mostly in the south where they breed thoroughbred horses. And since 2013, we have opened this school, Farrieri School, the only one in India, the only one in Asia, and this is something that was missing in India because the level of the farrieri was quite low. So this is why we have started this foundation also, the Flying Anvil Foundation India, to run this school and to help raising the level of farrieri in India. नमस्कार, मेरा नाम बर्नार्ड डोवेनरी है और मैं स्विट्ज़रलैंड से हूँ और मैं इंडिया एज अ कंसल्टेंट फेरियर आता था, जो साउथ इंडिया में आता था यूजुअली, जहाँ पर थोरोब्रिड्स होते थे। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर का जो स्टैंडर्ड है ऑफ शूइंग जो है वो इतना इम्प्रूव नहीं है जैसे कि भारत देशों में होता है। तो वही एम या वही मोटो के साथ हम लोगों ने फिर ये स्कूल शुरू करने का प्लान किया, जो कि हम लोगों ने 2013 में ये स्कूल शुरू किया, ताकि जो इंडिया में जो नालबंदी का जो स्टैंडर्ड है, जिस तरह से नालबंदी होती है, वो स्टैंडर्ड रेज करने के लिए हम लोगों ने ये स्कूल शुरू किया है, ताकि जो जिस तरह की नालबंदी अभी जहाँ होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाए और वो फिर वो घोड़े के लिए भी सही हो जाए, घोड़े के बेटरमेंट के लिए। और इंडिया का पहला नालबंदी का स्कूल? हाँ, ये इंडिया का नहीं, आप कह सकते हैं ये एशिया का एकमात्र स्कूल कह सकते हैं इसे। एशिया का फर्स्ट सर्टिफाइड कोर्स देने वाला स्कूल है, तो फ्लाइंग एनुअल। थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में बता सकते हैं कि इसकी जो नींव रखने की वो सोच कहाँ से आई है? इसकी नींव सर ने रखी थी जब सर आते थे इंडिया, तो सर ने देखा कि यहाँ पर जो स्किल्ड और यहाँ पर की जो नालबंदी का जो लेवल है वो काफ़ी लो है, काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो वो सोच के सर ने फिर ये स्कूल के बारे में सोचा और ये स्कूल फिर 2013 से शुरू हो गया। मैं जो देखने वाले लोग हैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे अधिकतर लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो सर आज हमको ट्रांसलेट करके सर की सबसे बड़ी अहम भूमिका रहेगी आज सारे लोगों को समझाने में, जितना सरल भाषा में लोगों को समझा पाएंगे। तो क्योंकि बर्नार्ड सर इंग्लिश बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको जानकारी मिले इस हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा, पर जानकारी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और हम आपको पार्ट के रूप में एक एक पार्ट में अलग अलग जानकारी के हिसाब से हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आपको पैर के बारे में सब कुछ समझाएं और प्रैक्टिकल भी दिखाएं। तो मैं चाहूँगा सर अब शुरुआत करें, और जैसे कि पैर कैसे क्या होता है, पैर क्या है घोड़े का, उससे अपन मैं जानना चाहूँगा कि उससे अपन शुरुआत करें जिससे लोगों को एक थ्योरी समझ में आ सके। ओके, श्योर। So now let's see a case of problem horse. For example, if you see this horse is always dancing from one foot to the other, and this is a typical attitude for the horses who are suffering from what? Do you have an idea? What is the problem here? Why this horse is always dancing from one foot to the other? Not balanced. No. आपने देखा ये वीडियो में अभी ये जो स्लाइड है जो सर बताना चाहते हैं, ये घोड़ा एक प्रॉब्लम वाला घोड़ा है। ये घोड़ा एक पैर पे नहीं खड़ता है, बार बार वो उसका पैर चेंज करते रह रहा है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम है उसी के देखेंगे। क्योंकि जब ये खड़ता है घोड़ा तो एक पैर पे वेट नहीं लेता है, हमेशा वो पैर आगे पीछे काफ़ी देर वो पैर चेंज करते होता है, तो उस घोड़े को कुछ प्रॉब्लम है। Okay, here we can see a typical case of navicular disease. Navicular disease means this little bone
get too much pressure from the deep flexor tendon. It means this area is sore, and when the tendon put pressure on this, it becomes very painful. That's why the horse is putting the foot forward to relieve the pressure, the tension of the deep flexor tendon. And they are dancing from one foot to the other because both feet are sore. ये जो हम लोग अभी बात जो डिस्कस कर रहे हैं वो नेविकुलर डिजीज़ की बात कर रहे थे। ये जब होता है जब घोड़े में नेविकुलर डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है तब तो उसमें क्या होता है, जो सुम में नीचे जो नेविकुलर डिजीज़ होता है उसमें काफ़ी तनाव आता है, जो टंडन्स आते हैं उसके वजह से काफ़ी खिंचाव आता है। तो वो खिंचाव कम करने के लिए ये जो नीचे होता है, ये जो बताया ये ऐसा नेविकुलर बोन होता है जिसपे जो नीचे होता है जिसपे काफ़ी खिंचाव आने की वजह से वो पेनफुल होता है। तो वही पेन कम करने के लिए वो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है, एक पैर पे वजन नहीं लेता है। So let's see what can be done and how we can also make sure that this is the disease. For example, when you check the shoe of these horses, they have the tendency to wear much more the toe. They wear much more this part of the shoe because they are trying to land on the toe and they don't like to put too much pressure on the heel. So they are slipping a little bit on the toe, then they stand very short time on the heel. ओके जब इस बीमारी की जब हम बातें करते हैं तो वो कैसा डिटेक्ट करेंगे कि किसी किसी की आदत भी होती है ऐसा करने की, बट वो कंक्लूजन या तो फिर वो कैसा एग्जैक्टली पता करने के लिए हम उसके अगर देखेंगे तो उसके जो शूज़ में होता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर होता है। जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये आगे वाला जो टो है उसका काफ़ी घिसा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि वो पूरा वजन पैर पे नहीं लेता है। जब भी वो जब खड़ेगा तो वो उसके आगे वाले टोज पे खड़ेगा और वो इसीलिए वो पैर ज़्यादा घिस जाता है ताकि वो पूरा वजन पैर पे नहीं लेता है और वो टो पे ही चलने के लिए ट्राई करता है। Here again we will see on this video, we can see when we lift the toe, we create much more tension on the deep flexor tendon. Okay? On the horses who are suffering from the navicular disease, when you lift the toe, they don't like it, they jump out of the board very quickly. ये एक तरीका है जैसे हम चेक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आप जब देख पाते कि वो जब आगे से उठाता है बोर्ड तो पीछे वाले टंडन पे प्रेशर आता है और वो काफ़ी पेनफुल होता है। जो नीचे नेविकुलर बोन की जब हम बात कर रहे थे उस पर प्रेशर आता है, तो इसलिए जब वो उठाते हैं आगे से तो वो घोड़ा ज़्यादा देर तक वो सहन नहीं कर पाता है और वो इमीडिएटली वो बोर्ड से नीचे उतर जाएगा। So we can imagine here when we lift the toe like here, automatically it's like if the heels are going deep inside the ground. If the horse is in the sand, then the heel will penetrate the sand, will be low, and it will create more pressure. So immediately the horse will be a bit sensitive. They don't like it. When we are jumping a horse who has navicular disease, he anticipates the pain and he stops jumping. He will stop before the fence. He doesn't like jump anymore. All these signs will make we think
about this disease and try to correct the shoeing and to do something better, to help the horse not to be always on pain. आप इसमें भी देख सकते हैं, जब आगे से अगर उसका टो उठाते हो तो हिल पे प्रेशर आता है, तो एक सर्टेन लेवल तक वो घोड़ा सहन कर पाएगा, और उसके बाद अब जब देख रहे हो कि ये हिल अगर ऐसा रहेगा तो हिल ज़्यादा नीचे धंसती है, मिट्टी में ज़्यादा धंसने की वजह से क्या होता है, उसके यहाँ पर प्रेशर आ जाता है टेंडन्स में, फिर वो प्रेशर नीचे नेविकुलर बोन पे आता है, तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है। इसी तरह जब आप देखोगे वो जो जंपिंग के घोड़े होते हैं जिनको नेविकुलर प्रॉब्लम होता है, वो जंप से जाने से पहले ही रोक देते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको पैर है और वो मेंटली एक्सेप्ट हो जाता है, इसलिए जो जंप आने से पहले रोक देते हैं, यही कारण होता है। तो फिर अभी हम लोग आगे देखेंगे कि उसमें किस तरह की शूइंग की जा सकती है। So we can easily see here. So the tension is maximum at that point. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस लेवल पे उस पे मैक्सिमम लेवल का टेंशन है। So what can be done to reduce the pain on such horses? तो फिर हम We know when we lift the heel, there is less pain. So on the shoeing, what should be done? And what can help these horses when they are in such situation? We can see the heel are penetrating the ground, but what can be done to help the heel to be more supported on the ground? What can be done? या तो हम लोग देख रहे थे कि वैसा उठाने से उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, राइट। और दूसरे क्लिप में हमने जब देखा कि जब वो आगे से उठाते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और फिर ऐसे केसेस में जब ये पैर सॉफ्ट सैंड में जब काम खाता है तो इसमें ज़्यादा पैर नीचे धंसता है और उस पर ज़्यादा प्रेशर और टेंशन आ जाता है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो पैर ज़्यादा धंसे ना, जो शूइंग में हम करेक्ट कर सकते हैं। यस, लाइक हील शूज यूज कर सकते हैं बार लगाकर, Bar shoe. Bar shoe. रेजिंग द हील। Yes. With a bar shoe, we increase the surface. We increase the surface of the support, and the foot will penetrate the ground much less. Then what else? एक तो एक बार शू हो गया, जिसमें क्या होगा, ऐसा शूज लगाने से जो नीचे हम लोग ने पहले वाले क्लिप में देखा कि वो पैर ज़्यादा नीचे धंस रहा था और ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा था, तो ये चीज़ उसको सपोर्ट के लिए काम करेगी, और फिर इसके वजह से वो हील्स ज़्यादा नीचे धंसेंगे नहीं, तो एक सपोर्ट मिलेगा। What else? और क्या कर सकते हैं उसमें? Relax DDF, we can give some heel in the shoe so that tendon flexes. Yes, but heel on the shoe will not help on the soft ground. We will put wedges, pad wedges with a little bit more thickness at the heel than at the toe. This change the angle of the foot and also relieve the tension on the deep flexor tendon. Okay? Like we see here, we have a combination, the wedge, and what is important also is to help the breakover, to make the foot roll very easily, not to pull the tendon too much during the breakover. ओके, तो एक इसका दूसरा और एक तरीका होता है, एक तो ये शूज़ बोल बताया हमने, एक बार शू, उसमें और एक क्या कर सकते हैं, उसमें वेज पैड्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। वेज पैड से क्या होता है, उसको हील्स को सपोर्ट मिल जाता है, और दूसरी चीज़ आपको आपके शूज़ में ये ब्रेक ओवर भी बना रहा है। ये ब्रेक ओवर फिर क्या करता है, उसके पैर को मूवमेंट में हेल्प करता है, ब्रेक जब पैर चलता है उसको ईजिली पैर उठाने में आसानी हो जाती है।
So we can see if we are shoeing with this kind of shoe, it will work on soft ground, but it will not work on hard ground. That's why we can put the wedge, or we can even do something on the shoe if we put a high heel shoe. High heel shoe will work in any condition, in hard ground and also in soft ground if we make a bar high heel shoe. वो जो पहले वाला हमने देखा था वो आपका हार्ड ग्राउंड पे सपोर्ट करेगा, राइट. बट अगर आप उसको वेजेस या तो फिर हाई हील लगाते हो तो ये शूज़ उसको दोनों चीज़ में काम आएगी, उसको सॉफ्ट ग्राउंड में भी आ जाएगी और हार्ड ग्राउंड में भी आ जाएगी. So aluminum shoe is a good option, but unfortunately in India it's quite difficult to find good aluminum shoe. Why aluminum shoe? Why? Lightweight. And what else? On hard ground there is less vibration because it's less hard, so it's more comfortable. But the weight is also important on this kind of disease. We are trying to reduce the weight. And the breakover is very, very important, very important. So changing the angle and the breakover, this is the most important we can do here. इसमें एक दूसरी चीज़ और हम कर सकते हैं कि उसमें एल्यूमिनियम शूज़ हम लोग लगा सकते हैं, बट एल्यूमिनियम शूज़ काफ़ी महंगे होते हैं और इजीली अवेलेबल नहीं होते. तो एल्यूमिनियम शूज़ हम क्यों लगाते हैं? ताकि क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और अगर एल्यूमिनियम शूज़ लगाने से उस पर जो स्ट्रेस आता है, पैरों पे जो वाइब्रेशंस आते हैं वो कम आते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम होने की वजह से, और वो सॉफ्ट भी होता है. और ऐसी डिजीज़ में शूज़ आपका अक्सर यूजुअली आपका शूज़ लाइट वेटेड होना चाहिए ताकि वो पैर जब उठाता है तो उसको ज़्यादा वेट महसूस ना हो. So here we have two kind of shoes with bar, and this one we call it hard bar shoe. Hard bar shoe. We increase the surface on this particular navicular horses. We don't put any pressure on the frog because the frog, we know. If you put pressure on the frog, you will also put pressure directly on the navicular bone who is here. This is very dangerous to put pressure. So we adapt this shoe to prevent the pressure on the frog directly on the navicular bone. This is a protection. It's not a support on the frog. ओके, तो ये दो शूज़ हैं, एक बार शूज़ है और दूसरा वाला है हार्ड बार शू. ये हम लोग क्यों लगाते हैं? ये इससे क्या होता है, इससे फ्रॉग को प्रोटेक्शन मिलता है, सपोर्ट होता है उसको. क्योंकि अगर ये नेविकुलर डिजीज़ में अगर फ्रॉग को प्रेशर आता है तो फ्रॉग प्रेशर सीधा नीचे नेविकुलर पे डालेगा, तो वो प्रेशर ना आए इसलिए हम लोग उसको एज अ प्रोटेक्शनरी मेजर ये ऐसे बना के रखेंगे ताकि वो सपोर्ट करेगा उसको और उसको प्रेशर ना आए. So this is very easy for us to realize. First we shape the shoe and then we weld the bar. Easy. This one is a little bit more complicated because first we have to make this shape and then after that we can weld it on the shoe. ये शूज़ बनाने में काफ़ी आसान होता है, जिसमें आप आपका शूज़ शेप करोगे
और उसमें एक एक्स्ट्रा पीस बार लगा सकोगे। बट इसके लिए आपको ऐसा पर्टिकुलर शेप बनाना पड़ेगा। One more very important things for these horses. We should not leave them too long time with the shoeing. We should repeat the shoeing at very regular time, because we know if the feet are growing, the angle of the foot will change. And only to change this angle, to put more pressure on the heel, to have long toe, they will be lame and very badly lame. So we have to prevent this lameness to keep them with a good balance all the time. ऐसे केस में आपको वो घोड़े को एक बार नालबंदी करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना पड़ता है। आपको उस पर टाइम टू टाइम शूइंग करना काफ़ी ज़रूरी है विद अ रेगुलर इंटरवल, क्योंकि अगर आप उसको टाइम पे शूइंग नहीं करोगे तो उसका जो एंगल होता है, जो एंगल आपको मेंटेन करना है, वो एंगल मेंटेन नहीं होता है और वो एंगल ब्रेक होता है और फिर उसको फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अगर उसको आप टाइमली शूइंग करोगे तो वो प्रॉपर एंगल मेंटेन होगा। We know if we leave this long toe, automatically it will be, the breakover will be difficult and the heel are going down. So automatically we have more and more pressure on the deep flexor tendon. Okay. आप देख सकते हैं अगर हम लोगों ने टाइमली उसका शूइंग नहीं किया, टाइम पे अगर उसका शूइंग नहीं करते तो उसके जो टो हैं वो लंबे हो जाते हैं और उसका जो ये पोर्शन है हिल नीचे चला जाता है। और अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर वो यहाँ पर जो डीप फ्लेक्सर टेंडन है उस पर प्रेशर आते जाएगा और फिर नीचे भी प्रेशर आके वो और उसको लेम करते रहेगा। इसलिए एक रेगुलर टाइम पे शूइंग करना ऐसे प्रॉब्लम वाले घोड़े में काफ़ी ज़रूरी है। Okay? So this is very important. Case after case, we will try to give you information and solutions to keep these horses sound and to keep the feet in better condition. In this case, we can also add on their diet some food complement, biotin, and we can also make sure that the diet on these horses is kept with good mineral and good vitamins. This will maintain the feet in good condition also. Diet, farriery, good care, then we can make these horses work for much longer time. Okay? तो ऐसे ही हम लोग केसेस डिस्कस करते जाएंगे, क्या प्रॉब्लम्स कैसे उसको ट्रीट करेंगे। और ऐसे केसेस में आपको स्विंग के साथ, एक गुड स्विंग के साथ उसको डाइट भी रखना ज़रूरी है। उसके डाइट में बायोटिन्स, मिनरल्स ऐड ऑन करेंगे ताकि वो उसको इम्प्रूव होने में हेल्प आउट करेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब एक बहुत ज़रूरी चीज़, उसको स्विंग, एक प्रॉपर स्विंग करना काफ़ी ज़रूरी है जो उसको हेल्प आउट करेगा और फिर धीरे धीरे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। Questions? No questions? Everything clear? Okay, very good.